हेलो बच्चों, वेलकम टू दी एक्साइटेड स्टेट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी एक्साइटेड स्टेट में। तो भैया आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का रिवीजन। तो आज डे 1 है, तो डे 1 पे आज सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला चैप्टर सॉल्यूशंस। और क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ भी चुके हैं तो आपको एक परफेक्ट रिवीजन यहाँ पर मिलने वाला है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपके लिए एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आप एक परफेक्ट जगह पे अभी आ चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भैया आज से हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर आपका, दैट इज सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस को एक बार कंप्लीटली देखने के बाद साथ के साथ आप इसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, और आपको जो आपका एग्जाम आने वाला जो आपका एग्जाम है उसके लिए आपको एक बिल्कुल परफेक्ट प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर सॉल्यूशंस। तो बेटा क्योंकि आपका रिवीजन होना है और कुछ बातें आपको पहले से कुछ नॉलेज आपके पास है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम आपको देंगे नॉलेज और आप फटाफट से बस आप पढ़ते रहिए। और इसके चैप्टर के नोट्स वगैरह आपको सारा कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज अपना पेन साइड रख के एक बार ध्यान से बस चीजों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया कि सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है, पहले सबसे पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा मटेरियल है बेटे, दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, और अगर आप उनका कैसा मिक्सचर बनाते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, तो उसी को आपने क्या नाम दे देना है, सॉल्यूशन बोल देना है। तो अगर आपके पास जैसे कोई मटेरियल, मान लो ये पानी है, और ये पानी के साथ आपके पास क्या है, शुगर है। तो शुगर और वाटर को अगर एक दूसरे के साथ आप मिक्स करते हैं तो जो आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है उसी को आप क्या बोल देंगे बेटा, सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक, तो कोई भी अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो मटेरियल आपका लार्जर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में आपको मिलने वाला है, उस मटेरियल को आपने बोल देना है सॉल्वेंट। और उसी सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में कंपोनेंट जो आपको मिलेगा, या स्मॉलर अमाउंट में जो कंपोनेंट आपको मिलने वाला है, उस अमाउंट, कम अमाउंट वाले सब्सटेंस को आपने क्या नाम देना है भैया, सॉल्यूट बोलना है। यानी कि कोई भी अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसके अंदर एक चीज है आपके पास सॉल्वेंट, और प्लस दूसरी चीज है आपके पास सॉल्यूट, और ये दोनों मिलके आपका क्या बना देंगे भैया, बोलो, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मींस जो आपके पास लार्जर अमाउंट में रहेगा, सॉल्यूट मींस जो आपके पास लेसर अमाउंट में रहेगा, और ये दोनों मिलके एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब भैया अब इसके बाद जो अगली बात हम करेंगे वो डिस्कस करेंगे आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स को। अब कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन का सिंपल बेसिक मीनिंग है भैया कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके पास प्रेजेंट है उसको आप बोल देते हैं कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले जो आपके पास टर्म्स प्रेजेंट होंगे, या जो आपके वैल्यूज जिनसे आप क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन को बता सकते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ज्यादा कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन है तो कम कंसंट्रेशन, ना बोल के कुछ यूनिट्स आपको दे दी गई है, कुछ टर्म्स आपको दे दी गई है भैया, जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आपके पास कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज W/W परसेंटेज, और इसको आप क्या बोलते हैं भैया, मास परसेंटेज बोलते हैं। अब मास परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि कंसंट्रेशन का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया, कंसंट्रेशन का मतलब होता है भैया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि अगर आप सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझेंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि अगर आपके पास सॉल्यूट है प्लस उसके साथ साथ आपके पास कौन होगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कर देना है। तो अगर इनटू आप 100 कर देते हैं यहां से, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, मास परसेंट मिल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। देन आफ्टर अब आगे, अब अगली बात क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप जैसे मास बाय मास परसेंटेज किया, अब ऐसे सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू अगर आप 100 कर देते हैं भैया, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, V/V परसेंटेज, या जिसको आप क्या बोलते हैं भैया, वॉल्यूम परसेंटेज बोल देते हैं। ठीक है,
तो ये दूसरा आपके पास कंसंट्रेशन टर्म है। तीसरा जो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म है आप उसको क्या बोलेंगे, W बाई V परसेंटेज बोलेंगे, यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट लेना है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर ये आप ले लेते हैं इनटू आपने 100 कर दिया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा W बाई V परसेंटेज। तो ये आपका सबसे इजीएस्ट आप बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म आपके पास है। देन आफ्टर वो नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो अब मोल फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है भैया, मोल नंबर ऑफ मोल्स का क्या मीनिंग है, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे। तो अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n वैल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास भैया सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट है तो इसका गिवन मास यानी कि जो अमाउंट आपने लिया हुआ है उसका, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द W से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे अपॉन इसका जो मोलर मास होगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो आप इसको दिखा देंगे m से। ठीक, तो अगर आप W अपॉन m कर लेते हैं तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। अब मोल फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है भैया, तो अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मान लेते हैं अगर आपके पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है यानी कि a प्लस बी मिलकर अगर आपका कोई सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि उसके अंदर की a का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे। a के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन अगर आप क्या कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। अब अगर आपको मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है बेटा, एक बाइनरी सॉल्यूशन आपके पास है, तो इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकालने हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, a का नंबर ऑफ मोल्स प्लस b का नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कर देंगे तो यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर इन दोनों का रेशियो या फिर इन दोनों का आप ये अगर क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर आपको बी के लिए करना है तो देन आफ्टर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन क्या कर देना आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपके पास और ज्यादा अगर कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पर भी आप सेम तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से आप मोल फ्रैक्शन यहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब एक बात जो आपने याद रखनी है, ध्यान रखनी है, जो अभी आगे आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा वो क्या होगा बेटा कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि जाई ए प्लस जाई बी अगर आपने लिया हुआ है तो इन फ्रैक्शंस का सम हमेशा कितना होने वाला है बेटे, 1 होने वाला है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे उन सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका जब भी आप सम करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितना आएगी भैया, 1 वैल्यू इसकी आने वाली है। ठीक है, तो समझ आ रही है बातें। अच्छा, तो अब इसके बाद नेक्स्ट अगले कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जाएंगे भैया। तो नेक्स्ट जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी आपको पता है कि कैपिटल एम से आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मोलैरिटी का क्या मीनिंग है भैया, मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल है उनका कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। अगर आपने कहीं पर 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, मान लो ये आपके पास कोई सॉल्यूशन था, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, इसी को आप उस सॉल्यूशन की क्या बोल देंगे भैया, मोलैरिटी बोल देंगे। और मोलैरिटी के लिए जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या रहेगी, इसका मोल पर लीटर इसका यूनिट होगी। ठीक, और साथ साथ यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है, फॉर्मूला क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, और जो वॉल्यूम होगा वो आप अगर ml में ले रहे हैं तो ऊपर आप मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे, अगर आपने ये लीटर में लिया हुआ है तो आप ऊपर से 1000 को हटा सकते हैं। तो अब WB का मतलब क्या, WB का क्या मीनिंग है भैया, यहाँ पर WB मतलब जो आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो अमाउंट है, और MB का मतलब क्या है, MB का मीनिंग है इसका मोलर मास एंड V मींस, V का क्या मतलब है भैया, V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको कितना वॉल्यूम गिवन है। ठीक, नेक्स्ट बात जो आप करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर वो आपको मिलेगा भैया क्या, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। याद रखने वाली बात है भैया कि अगर मोलैरिटी की आप बात कर रहे हैं तो मोलैरिटी पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप देखते हैं, और मोलैलिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो पर केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, आप उसको मोलैलिटी बोलेंगे। और मोलैलिटी को आप डिनोट करेंगे स्मॉल m से, आपने इसको डिनोट करना है। और साथ साथ जो इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या मिलेगी भैया आपको, मोल पर किलोग्राम, क्योंकि मोलैलिटी मींस
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास किलोग्राम, किलोग्राम में आपने लिया हुआ है तो n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल, तो मोल यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर केजी, और ऊपर क्या यूनिट आई, मोल पर लीटर। और यहाँ पर सेम फॉर्मूला आपने लिखना है, सेम एज इट इज, किसकी तरह, मोलैरिटी की तरह, बस थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो चेंज क्या आएगा, यहाँ आपने लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ आप क्या ले रहे हैं भैया, मास ऑफ किसका मास ले रहे हैं, सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका मोलैरिटी। तो इतनी बात समझ आई भैया? अगर समझ आ रही है बात तो वीडियो शेयर करो और फटाफट से लाइक कर दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब आपको मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम क्या है भैया, हेनरी लॉ। तो प्यारा सा ये आपका हेनरी लॉ है जो आपको 2 या 3 नंबर आपके एग्जाम में देने वाला है, तो देने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। चलिए तो अब हेनरी लॉ को देखते हैं, इसको सजा लिया हमने, अब इसके बाद हेनरी लॉ के बारे में बात करते हैं भैया। तो ये हेनरी लॉ जो है ये आपको क्या बताने वाला है भैया, ये सॉल्युबिलिटी को बताएगा। क्या बताएगा, सॉल्युबिलिटी बताएगा। किसकी सॉल्युबिलिटी बताएगा भैया, ये बताएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर किसी गैस को किसी लिक्विड में अगर आपने सॉल्युबल करवाना है तो वो कैसे सॉल्युबल होगी उसको बताने का काम आपको कौन करेगा, हेनरी लॉ करेगा, कि उसके ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को हेनरी लॉ आपको बताने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब हेनरी लॉ क्या बोलता है। हेनरी लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर कोई ये लिक्विड प्रेजेंट है, ये लिक्विड प्रेजेंट है और यहाँ पर ये बेटा आपको गैस दिखाई दे रही है, ठीक, तो ये बोलता है कि ये जो प्रेशर पिस्टन लगाया हुआ है, अगर ये प्रेशर को अगर आप बढ़ा देते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से ये जो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इन दिस लिक्विड जो है वो भी क्या करेगा, बोलता है भैया इंक्रीज करेगा। यानी कि प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है ये भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि आपने प्रेशर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो यहां से आप इसको क्या बोल सकते हैं, जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, तो सॉल्युबिलिटी को इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अब यहाँ पर आप क्या ले आएंगे, एक कांस्टेंट ले आएंगे, और जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, के एच आएगा, और जो के एच है इसको आप बोल देते हैं हेनरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। ठीक, तो हेनरी कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। तो इसकी हेल्प से आपके पास अभी न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अभी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोलता है हेनरी लॉ आपसे, कि किसी भी गैस का, अगर मैं ऐसे बोलूं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर दूसरे टर्म्स में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि प्रेशर लगा रहे हैं भैया तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी, यानी कि जो सॉल्युबल हो रही है गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस पर लगने वाले प्रेशर के। तो ये है आपका हेनरी लॉ। अब इस हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस को भी भैया आपने देखना है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या होंगी। एप्लीकेशन यानी कि ये हेनरी लॉ कहाँ कहाँ पर आपका यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है भैया, तो सबसे पहला यूज इसका देखते हैं कि अगर आपके पास कहीं पर, अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर की बॉटल, ओ बॉटल बॉटल बॉटल, तो अगर आपके पास ये थोड़ा सा कोनिकल फ्लास्क टाइप की बॉटल बन गई है, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाना ये बॉटल है, और ये बॉटल किस चीज की है, ये है कोका कोला, तो यानी कि कोक की बॉटल है भैया, बहुत ध्यान से देखिए। तो अब इसको आपको पता है कि जो भी आपके पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं या फिर आपके पास सोडा वाटर जो होता है, इनके अंदर आपका जो भी आपका पानी है उसके साथ कुछ फ्लेवर्स हैं और शुगर है, बहुत सारी चीजें हैं, और उसके साथ एक चीज और यहाँ पर ऐड की जाती है, और वो चीज क्या होती है बेटा, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। ठीक, तो अभी अभी आपने हेनरी लॉ पढ़ा है, तो हेनरी लॉ आपसे क्या बोलता था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी को इस ड्रिंक के अंदर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आपको ये ड्रिंक्स के अंदर दिखते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप क्या करते हैं कि हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को इस बॉटल के अंदर फिल किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन हो जाएगा वो कहाँ पे मिलेगा आपको, कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर। ठीक, तो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हाई प्रेशर में CO2 को फिल किया जाता है। इसी वजह से
जब आप बॉटल का ढक्कन, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन जब आप ओपन करते हैं तो एक आवाज आती है। तो वो जो आवाज आ रही है उसके पीछे का रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो बॉटल के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, और हमारे एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मिलेगा भैया आपको? 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1 ATM या 1 बार बोल दें इसको। तो इतना प्रेशर आपको मिलने वाला है यहाँ पर, लेकिन अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, साउंड के साथ बॉटल का जो ढक्कन है वो आपका ओपन होता है। तो पहला एप्लीकेशन याद रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं भैया, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन करेंगे, तो दूसरा एप्लीकेशन है आपका जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं। स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स का क्या मतलब है? अब स्कूबा डाइवर मतलब मान लो भैया यहाँ पर ये समंदर है, समंदर, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल नहीं है ये है समंदर। तो इस समंदर के अंदर, इस समंदर के अंदर, समंदर के अंदर एक बंदर, लेकिन यहाँ पर बंदर नहीं, अब जाएगा इसके अंदर एक स्कूबा डाइवर। अब ये स्कूबा डाइवर को हमने इस समंदर के अंदर भेज दिया, तो समंदर के अंदर ये स्कूबा डाइवर गया। तो भैया आपको पता है कि जब भी आपका क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स जब डाइविंग कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन गैस का भैया सिलेंडर लेके जाते हैं। ये इसके पास ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, हाँ वो पाँव में अपना कुछ ऐसा कुछ भी लगा के जाते हैं, मछली बन के तैर रहे होते हैं। लेकिन अब अपना ध्यान यहाँ लगाओ, और यहाँ पर क्या है भैया, इसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, और इस ऑक्सीजन सिलेंडर को ये क्या करेगा, अब अपनी नाक पे लगा लेगा, और यहाँ से अब ये ऑक्सीजन लेने वाला है भैया। ठीक, अब ये है हमारा एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। लेकिन आपका पानी के अंदर जाने के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इस भाई के पास, ये जो स्कूबा डाइवर चला गया, इसके पास ब्लड वेसल्स होंगी बेटा, ये ब्लड वेसल्स हैं इसकी। अब इस ब्लड वेसल के अंदर जाना तो ऑक्सीजन को था, लेकिन ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके सिलेंडर्स के अंदर भरा जाता है, और यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, इस आदमी की जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पर जाके बबल्स का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो ये बबल्स जब इसकी वेन्स में, यहाँ पर इसकी ब्लड वेसल्स में जब दौड़ेंगे तो बहुत ज्यादा एक पेनफुल डिजीज कॉज होती है भैया। यहाँ से ये मछली घूमते हुए जितना अच्छी लग रही है, ये आदमी उड़ता हुआ जितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बबल्स जाने के बाद बहुत एक पेनफुल डिजीज कॉज करता है, जिसको आप क्या बोल देते हैं भैया, इसका नाम होता है बेंट्स। तो बेंट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के बबल्स के आपके ब्लड वेसल्स में आने की वजह से। तो दोनों बात याद रहेगी। अब तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है भैया, ध्यान से देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन इसका देखते हैं। 2 एप्लीकेशन हो गए हमारे, अब इसके बाद तीसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन है आपका, जब क्या करता है कोई आदमी हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पर अगर कोई इंसान है, तो हाई एल्टीट्यूड मतलब, हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर अगर कोई आदमी प्रेजेंट है तो तब क्या होता है कि, तो आपको पता है अर्थ सरफेस से ऊपर और नीचे जाने पर जो प्रेशर होगा वो क्या होता जाएगा भैया, कम होता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, कि इधर पे आप जाएंगे, जैसे जैसे पहाड़ में ऊपर को चढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा बेटा। ठीक है, अब ये आदमी को आपने क्या किया, अभी तक आपने इसको समंदर में नहलाया, अब नहलाने के बाद भैया ये चढ़ाई कर रहा है, आदि कैलाश जाएगा, अभी आज यहाँ जाएगा, इधर पहुंचना है इसे। तो अब ऊपर ऊपर को जैसे जैसे जाते जाएगा बेटा, तो क्या होगा बताओ, प्रेशर कम होता जाएगा ऑक्सीजन गैस का, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इस वजह से क्या होता है, इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये गजनी बन जाता है, गजनी बन जाता है। इसका मतलब क्या, कि हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा देर रहने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो क्या होगा, ब्लड में अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन को नहीं मिल पाएगा, और इस वजह से क्या होगा कि जो आपका थिंकिंग एबिलिटी होगी, थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और इससे एक बीमारी आपका कॉज हो जाती है बेटा, जिसको आप क्या बोल देते हैं, एनॉक्सिया बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया बोलेंगे। ठीक, तो ये तीनों एप्लीकेशन आपने याद रखना है। पहला एप्लीकेशन मैंने बताया आपको, कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर में यहाँ पर इसको भरा जाता है। दूसरी बात, स्कूबा डाइवर्स जब अपने साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे, तो ब्लड में ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होगी, और साथ साथ उसके अंदर डाइल्यूट करने के लिए जो नाइट्रोजन को यूज किया गया है वो भी सॉल्युबल होगी, और बबल्स का फॉर्मेशन करेगी, और वो बबल्स का फॉर्मेशन होने से एक पेनफुल डिजीज कॉज होगी, जिसका नाम क्या है,
बेंड्स है। तो आप बोलोगे सर अगर ये नाइट्रोजन डालने से अगर इतना इसको पेन हो रहा है तो इतना नाइट्रोजन आपने डाली क्यों इसके सिलेंडर में? तो इसीलिए अब इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भैया आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर डाला जाता है हीलियम का कुछ अमाउंट इसके अंदर डाल देते हैं। तो हीलियम डालने से क्या होगा बेटा कि जो ये बेंड्स वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा आप खुद को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और अगली बात नेक्स्ट क्या है आपका, हाई एल्टीट्यूड में जाने से क्या होगा कि ऊपर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन ब्लड में कम सॉल्युबल होगी, और कम सॉल्युबल होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होने से थिंकिंग एबिलिटी कम होने लगेगी, और इससे एक डिजीज कॉज हो जाएगी जिसको आप क्या नाम दे देंगे, एनॉक्सिया बोल देंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो हेनरी लॉ आपसे क्या बोलता था, partial pressure of a gas is proportional to its mole fraction या solubility proportional to the pressure। देन आफ्टर आगे आपने क्या बात किया, इसके एप्लीकेशंस देख लिए। तो इतनी कहानी अब आज की खत्म। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आपको नेक्स्ट आपको जो लॉ मिलने वाला है ये क्या है भैया आपके पास, राउल्ट लॉ। तो राउल्ट्स लॉ आपसे क्या बोलता है ध्यान से समझेंगे। अब भैया मान लो आपके पास अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपके पास दो चीज है, एक आपके पास था कंपोनेंट ए, दूसरा जो आपके पास कंपोनेंट था उस कंपोनेंट को आप कंपोनेंट बोल रहे थे बी। तो ए और बी मिलके ये क्या बना रहे हैं भैया, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं। इन दोनों ने मिलके एक सॉल्यूशन बना दिया, ये ए था ये बी था, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, तो अब जब ये अकेला है ना भैया, अकेला अकेला जब आपके पास ए था तो इस ए के पास कोई ना कोई इसका क्या रहेगा भैया, वेपर प्रेशर होगा, ए का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। सिमिलरली जब बी अकेला था तो बी अकेले बी के पास, इसके पास भी कोई ना कोई क्या होगा भैया, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसके वेपर प्रेशर को मैं मान लेता हूँ पी नॉट ए एट प्योर स्टेट, और इसके वेपर प्रेशर को मैं मान लेता हूँ पी नॉट बी एट प्योर स्टेट। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्या इनके वेपर प्रेशर में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये बात आपने बतानी है मुझे। आप जल्दी कमेंट कर दो, पॉज करो वीडियो, सोचो और फिर मुझे बताओ। अच्छा, तो अब मैं बता दूं आपको कि जब भी आपका ये सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनने के बाद इनके वेपर प्रेशर में कुछ चेंज आने वाला है। तो अब उस वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ही राउल्ट ने क्या किया, अपना लॉ दिया। और राउल्ट अपने लॉ के अंदर अब क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे इसको। तो राउल्ट ने क्या बोला कि अगर आपके पास, अरे आजा, अच्छा, तो अब अगर राउल्ट लॉ ने क्या बोला बेटा, ये क्या बोलता है आपसे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का, मान लेते हैं पहले बात करेंगे किसके लिए, ए के लिए, तो इस ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको मैं पी ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये बोलता है ये इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन अभी पढ़ा था हमने, तो मोल फ्रैक्शन मींस क्या, जाई ए, तो पी ए प्रोपोर्शनल होगा बोलता है जाई ए के, या फिर आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जाई ए, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात। ऐसे ही सिमिलरली आप अगर कंपोनेंट बी के लिए करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी कर देंगे, और पी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भैया, पी नॉट बी इंटू जाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको मिल गई, एक तो क्या मिला आपको, पी ए मिला, और दूसरा क्या मिला, पी बी मिला। तो अब अगर आपको सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है, यानी कि प्रेशर जो होगा किसी सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर अगर आप निकाल रहे हैं तो पी टोटल में इसको लिख दो, तो इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी ए प्लस पी बी के बराबर। ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी के बराबर आपको टोटल जो आपका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर मिलने वाला है। तो अब पी ए और पी बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी। ठीक, तो ये पहली कंडीशन है जब आपके पास ए भी आपका वॉलेटाइल है और साथ साथ जो आपका बी है ये भी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या बेटा, वॉलेटाइल मतलब ये वेपर बनाने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि वेपर फेज में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो दोनों वॉलेटाइल हैं, तो इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक हो गया। अब अगर आपने किसी कंडीशन में क्या कर दिया, अगर आपके पास इफ आपके पास जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपके पास प्रेजेंट है, और वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन है, बी है। तो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो वॉलेटाइल नहीं है वो, तो दैट मीन्स क्या बेटा कि उसका जो प्रेशर होगा, यानी कि जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस बात का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू जाई ए के बराबर बच जाएगा। ठीक है,
इतनी कहानी समझ आ जाएगी। तो ये है आपका राउट लॉ। तो अब अगर मैं इसको क्या करूं, इसको थोड़ा प्रेशर वाले टर्म सारे एक साथ कर दूं, पी नॉट ए इक्वल टू किसके बराबर लिख दिया, जाई ए के बराबर। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कोई समस्या है, पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस जाई ए, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, या फिर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के अगर आपको टाइप से चाहिए, यानी कि अगर जाई बी के फॉर्म में अगर आपको ये चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ से आपको मिलेगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू किसके बराबर बच जाएगा, जाई बी के बराबर बच जाएगा। और इसी को आप क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देते हैं। इसी को आपने बोलना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो भैया आज के लिए बस इतना ही। तो इससे आगे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो फटाफट से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके नोट्स फटाफट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे कल तक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और इससे आगे आप स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू।